दफ्तर से अपने बड़े सरकारी बंगले पर जाते हुए उस दिन अचानक एक ट्रक ने रवि की कार को जोरदार टक्कर मार दी थी। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से टूट फूट गया था। खून से लथपथ रवि कार के अंदर ही फंसा रह गया था। वह काफी समय तक बेहोशी की हालत में कार के अंदर ही रहा, पर उसकी जान बचाने वाला कोई भी नहीं था। हाँ, उसके आसपास तमाशबीनों की भीड़ जरूर लग गई थी। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, पर किसी में उसे अस्पताल ले जाने या पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। भला हो रवि के दफ्तर के चपरासी रामदीन का, जो भीड़ को देखकर उसे चीरता हुआ रवि के पास तक पहुंच गया था। बाद में उसी ने पास के एसटीडी बूथ से 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को बुला लिया था। जब तक पुलिस रवि को लेकर पास के नर्सिंग होम में पहुंची, तब तक उसके शरीर से काफी खून बह चुका था। रामदीन काफी समय तक अस्पताल में ही रहा था। उसने फोन करके दफ्तर से सुपरिंटेंडेंट राकेश को भी बुला लिया था, जो वहीं पास में रहते थे। रवि के एक रिश्तेदार भी सूचना पाकर अस्पताल पहुंच गए थे। गांव दूर होने व बूढ़े माँ बाप की हालत को ध्यान में रखते हुए किसी ने उसके घर सूचना भेजना उचित नहीं समझा था। वैसे भी उसके गांव में संचार का कोई खास साधन नहीं था। इमरजेंसी में तार भेजने के अलावा और कोई चारा नहीं होता था। रवि की पत्नी गुंजा अपने सास ससुर व देवर रघु के साथ गांव में ही रहती थी। वह 2 साल पहले ही गौना कराकर अपनी ससुराल आई थी। रवि के साथ उसकी शादी बचपन में तभी हो गई थी, जब वे दोनों 10 साल की उम्र भी पार नहीं कर पाए थे। गांव में रहने के चलते गुंजा की पढ़ाई 8वीं जमात के बाद ही छूट गई थी, पर रवि 5वीं जमात पास करके अपने चाचा के पास शहर में ही पढ़ने आ गया था। उसने अच्छी खाई पढ़ाई कर ली थी। शहर में पढ़ाई करने के चलते उसका मन चंचल हो गया था। वैसे भी वह गुंजा से हर मामले में बेहतर था। शादी के समय तो रवि को कोई समझ नहीं थी, पर जब गौने के बाद विदा होकर गुंजा उसके घर आई थी और पहली बार जवान और भरपूर नजरों से उसने उसे देखा था, तभी से उसका मन उससे उचट गया था। गुंजा कामकाज में भी उतनी माहिर नहीं थी जितनी रवि ने अपनी पत्नी से उम्मीद की थी। यहाँ तक कि सुहागरात के दिन भी वह गुंजा से दूर ही रहा था। गुंजा गांव की पली बड़ी लड़की थी। शक्ल सूरत और पढ़ाई लिखाई में कम होने के बावजूद माँ बाप से उसे अच्छे संस्कार मिले थे। उसने रवि की अनदेखी के बावजूद उसके बूढ़े माँ बाप और रवि के छोटे भाई रघु का साथ कभी नहीं छोड़ा। माँ बाप के लाख कहने के बावजूद रवि जब उसे अपने साथ शहर ले जाने को राजी नहीं हुआ, तब भी उसने उससे कोई खास जिद नहीं की। न ही अकेले शहर जाने का उसने कोई विरोध किया। शहर में आकर रवि अपने दफ्तर और रोजमर्रा के कामों में ऐसा बिजी हुआ कि गांव जाना ही भूल गया। उसे अपने माँ बाप से भी कुछ खास लगाव नहीं रह गया था, क्योंकि वह अपनी बेढंगी शादी के लिए काफी हद तक उन्हीं को कसूरवार मानता था। तनख्वाह मिलने पर घर पर पैसा भेजने के अलावा रवि कभी कभार चिट्ठी लिखकर माँ बाप व भाई का हालचाल जरूर पूछ लेता था, पर इससे ज्यादा वह अपने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं कर पाता था। 3-4 दिन आईसीयू में रहने के बाद अब रवि को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। दफ्तर के अनेक साथी तन, मन और धन से उसकी सेवा में लगे हुए थे। बड़े साहब भी लगातार उसकी सेहत पर नजर रखे हुए थे। नर्सिंग होम में जहां सीनियर सर्जन डॉक्टर अशोक लाल उसके इलाज पर ध्यान दे रहे थे, वहीं वह वहां की सबसे काबिल नर्स सुधा चौहान की 24 घंटे की निगरानी में था। सुधा चौहान जितना नर्सिंग होम के कामों में माहिर थी, उतना ही सरल उसका स्वभाव भी था। शक्ल सूरत से भी वह किसी फिल्मी नर्स से कम नहीं थी। उसकी रात दिन की सेवा और बेहतर इलाज के चलते रवि को जल्दी ही होश आ गया था। उस समय सुधा ही उसके पास थी। उसे बेचैन देखकर सुधा ने सहारा दिया और उसके सिरहाने तकिया रख दिया। अगले ही पल नर्स सुधा ने शीशी से एक चम्मच दवा निकालकर आहिस्ता से उसके मुंह में डाल दी। रवि कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहता था,
पर पूरे चेहरे पर पट्टी बंधी होने के चलते वह कुछ भी कह पाने में नाकाम था। सुधा ने हल्की मुस्कान के साथ उसे इशारे इशारे में चुप रहने को कहा। सुधा की निजी जिंदगी भी बहुत खुशहाल नहीं थी। उसका पति मनीष इस दुनिया में नहीं था। उसकी रिया नाम की 5 साल की एक बेटी थी जो उस साथ ही रहती थी। मनीष सेना में कैप्टन था। जब रिया मां के पेट में थी उन्हीं दिनों बॉर्डर पर सिक्योरिटी का जायजा लेते समय आतंकियों के एक हमले में उसकी जान चली गई थी। इसके बाद सुधा कर रह गई थी, पर मनीष की निशानी की खातिर वह जिंदा रही। अब उसने लोगों की सेवा को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद रवि कुछ बुदबुदाया। शायद उसे प्यास लग रही थी। सुधा उसके बुदबुदाने का मतलब समझ गई थी। उसने 8-10 चम्मच पानी उसको पिला दिया। पानी पिलाकर उसने रुमाल से रवि के होंठों को पोंछ दिया था। फिर वो पास ही रखे स्टूल पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता उसका सिर सहलाने लगी थी। यह देखकर रवि की आंखें नम हो गई थीं। सुधा को रवि के बारे में मालूम था। डॉक्टर अशोक लाल ने उसे रवि के बारे में पहले से ही सब कुछ बता दिया था। नर्सिंग होम में रवि के दफ्तर से आने जाने वालों का जिस तरह से तांता लगा रहता, उसे देखकर उसके रुतबे का अंदाजा लग जाता था। कुछ दिनों के इलाज के बाद बेशक अभी भी रवि कुछ बोल पाने में नाकाम था, पर उसके हाथ पैर हिलने डुलने लगे थे। अब वह किसी चिट पर लिखकर अपनी कोई बात सुधा या डॉक्टर के सामने आसानी से रख पा रहा था। कभी जब सुधा की रात की ड्यूटी होती तब भी वो पूरी मुस्तैदी से उसकी सेवा में लगी रहती। एक दिन सुबह जब सुधा अपनी ड्यूटी पर आई तो रवि बहुत खुश नजर आ रहा था। सुधा के आते ही रवि ने उसे एक चिट दी जिस पर लिखा था, आप बहुत अच्छी हैं, थैंक्स। चिट के जवाब में सुधा ने जब उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर वेलकम कहा तो उसकी आंखें भर आई थीं। उस दिन रवि के धीरे से आई लव यू कहने पर सुधा शर्मा कर रह गई थी। सुधा का साथ पाकर रवि के मन में जिंदगी को एक नए सिरे से जीने की इच्छा बलवती हो उठी थी। जब तक सुधा उसके पास रहती, उसके दिल को बड़ा ही सुकून मिलता था। एक दिन सुधा की गैरहाजिरी में जब रवि ने वार्ड बॉय से उसके बारे में कुछ जानना चाहा था तो वार्ड बॉय ने सुधा की जिंदगी की एक एक परतें उसके सामने खोल कर रख दी थी। सुधा की कहानी सुनकर रवि भावुक हो गया था। उसने उसी पल सुधा को अपनाने और एक नई जिंदगी देने का मन बना लिया था। उसने तय कर लिया था कि वह कैसे भी हो सुधा को अपनी पत्नी बनाकर ही दम लेगा। पर सवाल यह उठता था कि एक पत्नी के होते हुए वह दूसरी शादी कैसे करता। उस दिन अस्पताल से छुट्टी मिलते ही रवि दफ्तर के कुछ काम निपटाकर सीधा अपने गांव चला गया था। जब वह सुबह अपने गांव पहुंचा तब घर वाले हैरान रह गए थे। बूढ़े माँ बाप की आंखों में तो आंसू आते आते रह गए थे। पूरे घर में अजीब सा भावुक माहौल बन गया था। घर के अंदर का नजारा देखे जा रहे थे। रवि बहुत कम दिनों के लिए गांव आया था। वह जल्दी से जल्दी गुंजा तलाक के लिए तैयार कर शहर लौट जाना चाहता था, पर घर का माहौल एकदम से बदल जाने के चलते वह असमंजस में पड़ गया था। उस दिन पूरे समय गुंजा उसकी खातिरदारी में लगी रही। वह कोई पकवान बनाकर खिलाती तो कभी कोई, पर रवि पर उसकी इस मेहमान नवाजी का कोई असर नहीं हो रहा था। दिन भर की भीड़भाड़ से जूझते जूझते और सफर की रात भर की थकान के चलते उस रात रवि को जल्दी ही नींद आ गई थी। गुंजा ने अपना व उसका बिस्तर एक साथ लगा रखा था, पर इसकी परवाह किए बगैर वह दालान में पड़े तख्त पर ही सो गया था। पर थोड़ी ही देर में उसकी नींद खुल गई थी। उसे नींद आती भी तो कहां से। एक तो मच्छर मक्खियों ने उसे परेशान कर रखा था, उस पर से भविष्य की योजनाओं ने थकान के बावजूद उसे जगा दिया था। रवि देर रात तक सुधा और अपनी जिंदगी के ताने बाने बुनने में ही लगा रहा। रात के 1:30 बजे उस पर दोबारा नींद की खुमारी चढ़ी कि उसे अपने पैरों के पास कुछ सरसराहट सी महसूस हुई।
उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके पैरों को गर्म पानी में डुबोकर रख दिया हो। रवि हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने देखा गुंजा उसके पैरों पर अपना सिर रखे सुबक रही थी। पास में ही मच्छर भगाने वाली बत्ती चारों ओर धुआं छोड़ रही थी। उसके उठते ही गुंजा उससे लिपट गई और फिर बिलक बिलक कर रोने लगी। गुंजा रोते हुए बोले जा रही थी, इस बार मुझे भी शहर ले चलो, मैं अब अकेली गांव में नहीं रह सकती। भले ही मुझे अपनी दासी बनाकर रखना, पर अब अकेली छोड़कर मत जाना, नहीं मैं कुएं में कूदकर मर जाऊंगी। गुंजा की यह दशा देखकर अचानक रवि उसके प्रति कुछ नर्म होते हुए भावुक हो उठा। वह अपने दिलो दिमाग में हाल में बने गए सपनों को भूलकर अचानक गुंजा की ओर मुखातिब हो चला था। गुंजा ने जब बातों ही बातों में रवि को बताया कि उसने शहर चलने के लिए ABCD समेत अंग्रेजी की कई कविताएं भी मुहजबानी याद कर रखी हैं, तो रवि उसके भोलेपन पर मुस्कुरा उठा। आज पहली बार उसे गुंजा का चेहरा बहुत अच्छा लगा था और उसके मन में गुंजा के प्रति प्यार का ज्वार उमड़ पड़ा था। वह उसकी कमियों को भूलकर पल भर में ही उसके आगोश में समाता चला गया था। रवि गुंजा के बदन से खेलता रहा और वह आंखों में आंसुओं का समंदर लिए उसके प्यार का जवाब देती रही। एक ही रात और कुछ समय के प्यार ने ही रवि के कई सपनों को जहां तोड़ दिया था, वहीं उसके दिलो दिमाग में कई नए सपने भी बुनते चले गए थे। वह गुंजा को तन, मन व धन से अपनाने को तैयार हो गया था, पर सवाल यह था कि शहर जाकर वह सुधा को क्या जवाब देगा। जब सुधा को यह पता चलेगा कि वह पहले से ही शादीशुदा है और जब उस अब तक का उसका प्यार महज नाटक लगेगा, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। इसी उधेड़बुन के साथ रवि अग सुबह शहर को रवाना हो चला था। गुंजा को उसने कह दिया था कि वह अगले हफ्ते उसे लेने गांव आएगा। शहर पहुंचते ही रवि किसी तरह से सुधा से मिलकर उससे अपनी गलतियों व किए की माफी मांगना चाहता था। अपने बंगले पर पहुंचकर वह नहा धोकर सीधा नर्सिंग होम पहुंचा, पर वहां सुधा से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। पता चला कि आज वह नाइट ड्यूटी पर थी। वह वहां से किसी तरह से पूछता पूछता सुधा के घर जा पहुंचा, पर वहां दरवाजे पर ताला लटका मिला। किसी पड़ोसी ने बताया कि वह अपनी बेटी के स्कूल गई हुई है। मायूस होकर रात को नर्सिंग होम में सुधा से मिलने की सोचकर रवि सीधा अपने दफ्तर चला गया। आज उसका दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा था। वह चाहता था कि किसी तरह से जल्दी से रात हो और वह सुधा से मिलकर उससे माफी मांग ले। रात के 8 बजने वाले थे। सुधा के नर्सिंग होम आने का समय हो चुका था, इसलिए तैयार होकर रवि भी नर्सिंग होम की ओर बढ़ चला था। मन में अपनी व सुधा की ओर से आते जाते सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते वह कब नर्सिंग होम के गेट पर जा पहुंचा था, उसे पता ही नहीं चला। रिसेप्शन पर पता चला कि सुधा प्राइवेट वार्ड के 4 नंबर कमरे में किसी मरीज की सेवा में लगी है। किसी तरह से इजाजत लेकर वह सीधा 4 नंबर कमरे में घुस गया, पर वहां का नजारा देखकर वह पल भर को ठिठक गया। सुधा एक नौजवान मरीज के अधनंगे शरीर को गीले तौलिए से पोंछ रही थी। रवि को आगे बढ़ता देख उसने उसे दरवाजे पर ही रुक जाने का इशारा किया। रवि दरवाजे पर ही ठिठक गया था। मरीज का बदन पोंछने के बाद सुधा ने उसे दूसरे धुले हुए कपड़े पहनाए। उसे अपने हाथों से 1 कप दूध पिलाया और कुछ बिस्कुट भी तोड़ तोड़ कर खिलाए। फिर वह उसे अपनी बाहों के सहारे से बिस्तर पर सुलाने की कोशिश करने लगी। मरीज को नींद नहीं आते देख सुधा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वह थपकी देकर उसे सुलाने की कोशिश करने लगी थी। उसके ममता भरे बर्ताव से मरीज को थोड़ी ही देर में नींद आ गई थी। जैसे ही मरीज को नींद आए, रवि लपक कर सुधा के करीब आ गया था। उसने सुधा को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, पर सुधा छिटक कर उससे दूर हो गई। अरे, यह आप क्या कर रहे हैं? आप वही हैं न, जो कुछ दिन पहले यहाँ एक सड़क हादसे के बाद दाखिल हुए थे। अब आपको क्या दिक्कत है? सुधा ने उससे पूछा। अरे, यह क्या कह रही हो तुम?
ऐसे अजनबियों जैसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा वही रवि हूँ जिसने तुम्हारे प्यार के बदले में तुमसे भी उतना ही प्यार किया था और हम जल्दी ही शादी करने वाले थे। कहता हुआ रवि उसके करीब आ गया। रवि की बातों के जवाब में सुधा ने कहा, मिस्टर आप रवि हैं या कवि? आपकी बातें मेरी समझ से परे हैं। आप प्यार और किस शादी की बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए, मैं एक नर्स हूँ। मेरा काम यहाँ मरीजों की सेवा करना है। भला इसमें प्यार और शादी कहाँ से आ गई? तो क्या आपने मुझे भी महज एक मरीज के अलावा कुछ नहीं समझा? रवि बौखलाते हुए बोला। सुधा ने अपने मरीज की ओर देखते हुए रवि को धीरे धीरे बोलने का इशारा किया और उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले गई। वह उसको समझाते हुए बोली, आपको गलतफहमी हुई है। हम यहाँ प्यार करने नहीं बल्कि अपने मरीजों की सेवा करने आते हैं। अगर हम भी प्यार व्यार और शादीवादी के चक्कर में पड़ने लगे तो हमारे घर में हर दिन एक नया पति दिखाई देगा। प्लीज आप यहाँ से जाइए और मेरे मरीज को चैन से सोने दीजिए। इस बीच मरीज ने अपनी आंखें खोल ली। उसने सुधा से पानी पीने का इशारा किया। सुधा तुरंत जग में से पानी निकालकर चम्मच से उसे पिलाने बैठ गई। पानी पिलाते पिलाते वह मरीज के सिर को भी सहलाए जा रही थी। रवि सुधा से अपनी जिस बात के लिए माफी मांगने आया था, वह बात उसके दिल में ही रह गई। उसे तसल्ली हुई कि सुधा के मन में उसके प्रति ऐसी कोई बात कभी आई ही नहीं थी, जिसे सोचकर उसने दर्द तक के सपने देख लिए थे। सुधा रवि से सॉरी कहते हुए अपने मरीज की तीमारदारी में लग गई। रवि ने कमरे से बाहर निकलते हुए एक नज़र सुधा व उसके मरीज पर डाली। मरीज को लगी हुई पेशाब की नली शायद निकल गई थी, इसलिए वह कराह रहा था। सुधा उसे प्यार से पुचकारते हुए फिर से नली को ठीक करने में लग गई थी। सुधा की बातों और आज के उसके बर्ताव ने रवि के मन का सारा बोझ हल्का कर दिया था। आज रात रवि को जमकर नींद आई थी। एक हफ्ते तक दफ्तर के कामों में बिजी रहने के बाद रवि दोबारा अपने गांव जाने वाली रेल में सवार था। उसकी रेल भी उसे गुंजा तक जल्दी पहुंचाने के लिए पटरियों पर सर पर दौड़ लगाती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। जो गांव उसे कल तक काटता था और जिसकी ओर वह मुड़कर भी नहीं देखना चाहता था, आज उसके आगोश में समाने को बेताब था।